पहले क्या करना, पहले guys want me to go through the chapter, complete the chapter and then come back on the literature? मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा. Okay, so we have few participants. Let's not wait and waste time since the lecture is recorded, so I'm not worried कि किसी ने मिस करना है कुछ तो नहीं करना है. अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी ऑब्जर्वेशन की और हमने कस्टम टेक्निक्स की भी बात कर ली थी. आई होप जिनने लेक्चर नहीं लिया दे हैव एक्चुअली लिसन्ड द रिकॉर्डिंग्स. अच्छा जी, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. मेरी आवाज आप सबको आ रही है? Okay, perfect. Let me fix my whiteboard so it's easy for us to start the lecture. So we're done. Okay, methods of observation. कोई बता सकता है कौन कौन से मेथड्स हैं ऑब्जर्वेशन के? या वो बता दें, अगर याद नहीं है तो वो बता दें जो कि आपने किए हैं अब तक. अच्छा जी, वार्म वर्टिकल किया है, कोल्ड लैटरल किया है, ठीक है जी. कोल्ड लैटरल हो गया, ठीक है. वार्म वर्टिकल हो गया. इसके अलावा क्या है भाई? कंटिन्यूअस वेव ऑफ कंडेंसेशन हो गया, ठीक है. फिर वार्म लैटरल हो गया, फिर थर्मोप्लास्टिक इंजेक्शन हो गया, थर्मोप्लास्टिक इंजेक्शन टेक्निक हो गया, ठीक है. फिर कैरियर बेस्ड घटा पर्चा मेथड हो गया, कैरियर बेस्ड हो गया. फिर सॉल्वेंट टेक्निक्स हैं और फिर पेस्ट. ये सारी टेक्निक्स हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो कोल्ड लैटरल कंडेंसेशन से सब वाकिफ हैं. कोल्ड लैटरल कंडेंसेशन क्या होती है? कोल्ड लैटरल कंडेंसेशन क्या होती है? कोल्ड लैटरल कंडेंसेशन एक ऐसा मेथड है ऑब्जर्वेशन का जिसमें आप मास्टर कोन की जीपी को इंसर्ट करने के बाद व्हाट यू डू इज यू टेक अ स्प्रेडर एंड मेक सम स्पेस फॉर द एक्सेसरी जीपी, ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स ये है, ठीक है. अब इसकी अगर हम डिटेल्स में चले जाएं तो सबसे पहले तो ये है कि सबसे ज्यादा कॉमन मेथड ये है, ठीक है. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इजी है. एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इजी है, ठीक है. कोई आर्मामेंटेरियम, नो स्पेशल आर्मामेंटेरियम, ठीक है. नो स्पेशल आर्मामेंटेरियम रिक्वायर्ड, ठीक है जी. अच्छा, गुड रिजल्ट्स हैं इसके. अच्छा, अब उसके डिसएडवांटेजेस बता दें. क्या होंगे डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये नो होमोजीनस ऑब्जर्वेशन, होमोजीनस ऑब्जर्वेशन नहीं देता है, ठीक है. इसके अलावा क्या है? होमोजीनस ऑब्जर्वेशन नहीं देता. इसके अलावा और क्या मसला है? स्प्रेडर डालने की वजह से चांसेस ऑफ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर होता है, ठीक है जी. अच्छा, अब होता क्या है? पहले स्टेप में क्या होता है कि आप मास्टर कोन सेलेक्ट करते हैं. डजंट फिल इरेगुलरिटी, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है. सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 है इसका कि आप मास्टर कोन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. मास्टर कोन को आप सेलेक्ट करने के बाद आप मास्टर कोन को प्लेस करेंगे कैनाल के अंदर.
मास्टर कोन को कनाल के प्लेस करने के बाद आप एक रेडियोग्राफ करेंगे और चेक करेंगे कि आपकी मास्टर कोन सही वर्किंग लेंथ पे प्लेस्ड है कि नहीं है। ठीक है, मास्टर कोन किस तरह प्लेस होनी चाहिए, टग बैक फील आनी चाहिए, यानी कि एक रेजिस्टेंस आनी चाहिए जब आप जीपी को डालें तो वो एपिकल साइड पे, एपिकल एरिया में एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मास्टर कोन प्लेस करने के बाद, रेडियोग्राफ करने के बाद, चेक करने के बाद मास्टर कोन को निकाल देना है। मास्टर कोन को निकालने के बाद कनाल को दोबारा इरिगेट करना है, कनाल को कंप्लीटली ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद अब आपने सीलर प्लेस करना है। कनाल के अंदर सीलर हर तरीके से प्लेस कर सकते हैं, पहले भी बताया है, पेपर पॉइंट से भी कर सकते हैं, लेक्चुलो स्पाइरल से भी कर सकते हैं, जीपी के ऊपर डालकर भी कर सकते हैं, ठीक है, फाइल से भी कर सकते हैं, whatever is convenient for you. Then what you'll do is you place the sealer with the GP in some master cone inside the canal. उसके बाद फिर आप स्प्रेडर लेंगे और स्प्रेडर को 1 to 2 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ द एपेक्स आप स्प्रेडर को प्लेस करेंगे, उसको कंडेंस, लैटरली कंडेंस करेंगे मास्टर कोन को और स्पेस बनाएंगे अगली जीपी के लिए। ठीक है, नॉर्मली जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि लेट सपोज आपने 35 का एपेक्स बनाया है आप, ठीक है, आपका B0 35 का है, तो आपकी MAF की जीपी होगी, MAF की जीपी 35 की होगी। 35 की MAF की जीपी डालने के बाद आप स्प्रेडर जो डालेंगे वो आप स्प्रेडर, ऐसा स्प्रेडर डालेंगे जो उसके साथ चला जाए। ठीक है, इसके 1 to 2 मिलीमीटर शॉर्ट चला जाए, क्योंकि जीपी एक तरह का रबर होता है तो वो कंडेंसेबल होती है। तो आप जब इसके साथ स्प्रेडर डालेंगे, लेट सपोज 35 का आपने 35 का अगर आपने MF बनाया तो आप छोटे नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, आप 20 का स्प्रेडर डालेंगे। ठीक है, आप 20 का स्प्रेडर डालेंगे और 20 का स्प्रेडर डालेंगे, आप 20 का स्प्रेडर डालने के बाद 20 की जीपी डालेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या 35 के बाद 35 की का स्प्रेडर डाल दें और 35 की अगर एक और जीपी आ रही है तो एक और जीपी डाल दें। ठीक है, फिर 30 का स्प्रेडर डाल दें, 30 की जीपी डाल दें, 30 के स्प्रेडर के बाद 25 का स्प्रेडर डाल दें, 25 की जीपी डाल दें, 20 का स्प्रेडर डाल दें, 20 की जीपी डाल दें। ठीक है, ये आप रिवर्स डायरेक्शन में भी चल सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप देखते हुए अपनी आसानी के हिसाब से या 20 नंबर का स्प्रेडर यूज कर लें या 25 नंबर का स्प्रेडर यूज कर लें, और 20 और 25 नंबर का स्प्रेडर को यूज करते हुए आप कनाल को एक ही तरह की जीपी से फिलअप कर दें। ठीक है, यानी कि 35 का MAF था तो आपने 25 का स्प्रेडर बार बार प्लेस कर करके जो भी स्पेस थी उसको 25 से बंद कर दिया। ठीक है, आपको लगता है 25 से स्पेस बंद हो गई है लेकिन अभी भी गुंजाइश है, तो आप फिर 20 का स्प्रेडर डालेंगे और 20 से बंद करेंगे। 20 से नीचे जाकर उमूमन 15 पे जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये सारा कोई भी आपसे प्रोसेस नहीं पूछेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के था। वाई स्मॉलर स्प्रेडर साइज इज यूज्ड। ठीक है, एक कॉमन सेंस की बात है कि ये लेट सपोज ये कनाल है, ठीक है, इसके अंदर आपने ये लेट सपोज ये जीपी डाल दी, 35 की जीपी डाल दी। ठीक है, लेट सपोज ये आपने 35 की जीपी डाली है, ये 35 की जीपी ये है। ठीक है, ये 35 की जीपी ये कनाल के अंदर आ गई। ठीक है, अब जो 7 वाली जगह रह गई है, ऑब्वियसली जो भी जीपी डालेंगे आप, जब भी स्प्रेडर डालेंगे, तो चूंकि 35 का एपेक्स और 35 ने स्पेस गेन कर लिया है, तो अब आइडियली ये स्पेस में छोटे साइज की जीपी आनी चाहिए 35 से। ठीक है, ताकि वो इजीली आ जाए। अगर आपने 35 के बाद 40 साइज की इसमें जीपी डाल दी तो 40 साइज की जीपी आएगी इधर। ठीक है, इधर आएगी 40 साइज की जीपी और स्प्रेडर भी इसके नीचे इस एरिया में नहीं जाएगा। तो आइडियली अगर 35 का MAF है तो कोशिश करते हैं कि 35 से या 30 का स्प्रेडर पहले यूज करें और फिर डिक्रीजिंग क्वांटिटी में, डिक्रीजिंग आप ग्रेडिंग में आप जाए नीचे, ताकि यहाँ पे वॉइड ना आए। 35 का एरिया ये था, अब 30 का स्प्रेडर जाएगा तो 30 का स्प्रेडर 1 to 2 मिलीमीटर शॉर्ट जाएगा, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, और इसके बाद लैटरल कंडेंस करते करते ऊपर आएंगे। अच्छा, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कहां तक लैटरल कंडेंस, कहां कब तक स्प्रेडर डालना है, जब तक स्प्रेडर, ठीक है, कोरोनल, जब स्प्रेडर कोरोनल एरिया में फंसना शुरू कर दे, कोरोनल एरिया बाइंडिंग शुरू हो जाए, तो आपने समझना है कि आपका काम हो गया। ठीक है, ये MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है कि आपने स्प्रेडर किस पोजीशन तक डालना है। जब तक आपका स्प्रेडर कोरोनल पोजीशन में बाइंड करना शुरू कर दे, अब इसका मतलब यह है कि यू आर डन विद द लैटरल कंडेंसेशन। ठीक है जी, तो अच्छा, अब इसके हमने क्या मसला क्या होता है इसमें स्प्रेडर डालने की वजह से, इश्यूज क्या आते हैं, कौन बताएगा? स्प्रेडर, व्हाट इश्यूज डू स्प्रेडर क्रिएट? क्या इश्यूज हैं जो स्प्रेडर क्रिएट करता है?
स्प्रेडर वेज कर रहा होता है जाके, स्प्रेडर सर वापस जीपी भी पुल होना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, वापस जीपी क्यों जीपी रिमूव उसके होना शुरू हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है, बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया। जब भी आपने सीलर लगा के मास्टर कोन को अंदर प्रेस करना है तो मास्टर कोन को सीलर लगा के थोड़ी देर छोड़ देना है, 3-4 मिनट छोड़ देना है। अगर आपने एकदम ही दस्ती करा और आपने स्टार्ट कर दिया कंडेंस करना, तो जो सीलर था वो सेट नहीं हुआ होगा नीचे और वो इशू कर जाएगा। और जब भी स्प्रेडर को आप डालेंगे अंदर, तो स्प्रेडर को डालने के बाद, लेट्स सपोज ये स्प्रेडर है, स्प्रेडर को डालने के बाद टू फ्रो लेफ्ट राइट मूव करेंगे ताकि स्पेस क्रिएट हो, और उस स्पेस की वजह से वो जो जीपी है वो कंडेंस हो जाएगी अच्छी तरीके से और दूसरी जीपी की जगह बन जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इशू ये होता है कि जब आप स्प्रेडर डालकर स्प्रेडर को निकालते हैं तो आप ये कह रही हैं जीपी बाहर आ जाती है। इसका मतलब ये कि आपने इनफ टाइम नहीं दिया सीलर को कि वो अपनी जगह पकड़े, और आपका टक बैक भी नहीं था। अगर टक बैक होगा यानी कि रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत मौजूद है और आपका सीलर भी आपने डाल दिया, सीलर स्टिकी है, टैकीनेस होती है सीलर में, सीलर की प्रॉपर्टी है इट शुड बी टैकी, ठीक है। इफ देयर इज टैकीनेस इन द सीलर एंड यू हैव क्रिएटेड अ टक बैक, देन your GP won't come out। फिर हम स्प्रेडर डालेंगे वो कंडेंस। इसी तरह आपने अगली हर सक्सेसिव जीपी यूज करते वक्त, लैटरल कंडेंसेशन करते वक्त थोड़ा सा टिप ऑफ द जीपी पे सीलर लगाकर अंदर प्लेस करना है ताकि वो आपस में सीलर सील करता रहे एरिया को, ठीक है। अब मसला क्या होता है कि वो जो आपस में जब आप जीपीज डाल रहे होते हैं तो जीपीज आपस में कंडेंस हो रही होती हैं, बॉन्ड नहीं हो रही होती। पहला इशू मैंने ये बताया है कि जब आपने जीपी को अंदर डाला तो आपने सीलर को सेट होने का मौका नहीं दिया। जब आपने सीलर को सेट होने का मौका नहीं दिया तो अब आपका सीलर सेट नहीं हुआ है, तो व्हेनेवर यू आर पुटिंग द स्प्रेडर इनसाइड, तो वो स्प्रेडर के साथ बाहर आ सकता है, ठीक है। सेकेंडली, आपका स्प्रेडर की साइज आपने सही नहीं चूज किया है, ठीक है। यू हैव चोजन अ स्प्रेडर साइज ऑफ स्मॉलर डायमीटर। 35 का एपेक्स बनाया है आपने, और अगर आप 15 का स्प्रेडर उसके अंदर डाल देंगे तो 15 का स्प्रेडर तो आपकी एपेक्स को क्रॉस कर जाएगा, आपकी वर्किंग लेंथ को क्रॉस कर जाएगा, वो यहां से बाहर आ जाएगा। लेट सपोज आपने आपने 35 का एपेक्स बनाया है और 35 की जीपी डालने के बाद आपने 15 का स्प्रेडर डाल दिया। अब अगर 15 का स्प्रेडर क्योंकि स्टिफ होता है, जीपी जो है वो सॉफ्ट होती है, तो स्प्रेडर वो निकल सकता है बाहर। अगर वो स्प्रेडर बाहर निकल गया आपके एपेक्स से, तो वो जब आप बाहर उसको खींचेंगे तो जाहिर सी बात है जीपी को बाहर ले आएगा, क्योंकि वो फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, एज कंपेयर टू अगर आप ऐसा स्प्रेडर डालें जो कि सिर्फ लैटरली कंडेंस कर रहा है। आपको एक्चुअली इस सारे पोर्शन को लैटरली कंडेंस करना है, लैटरली कंडेंस करना है ताकि इधर स्पेस बन सके, ठीक है। तो ये हमारा इशू था जो स्प्रेडर करता है। इसके अलावा स्प्रेडर की वजह से और क्या इशू आ रहा है? वर्टिकल रूट फ्रैक्चर का इशू आता है। स्प्रेडर जो है चूंकि वेज करते हैं, स्टेनलेस स्टील का होता है, हार्ड होता है, स्प्रेडर स्टिफ होता है, जब आप उसको वेज करते हैं कनाल के अंदर, तो अगर कनाल वाइड है यानी डेंटिन कम सपोर्ट है तो क्या होगा? खुल सकती है कनाल, वेजिंग एक्शन की वजह से कनाल खुल सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या क्या इश्यूज हैं? सवाल आ सकता है कि पूरा सिनेरियो दे सकते हैं कि एक पेशेंट का एक हाउस अफसर लैटरल कंडेंसेशन कर रहा था, लैटरल कंडेंसेशन कर रहा था। अब लैटरल कंडेंसेशन करते हुए उसको महसूस हुआ है कि he has created a vertical root fracture, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ वर्टिकल रूट फ्रैक्चर while lateral condensation, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? ये सवाल आ सकता है पेपर में, पेपर के लिहाज से पोटेंशियल सवाल है। व्हाट आर द, एक पार्ट आ सकता है सवाल का, व्हाट आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद वीआरएफ व्हाइल लैटरल कंडेंसेशन। इसमें सबसे पहले आपको अपने दिमाग से सोचना है वीआरएफ किस वजह से हो रहा है। वेजिंग एक्शन की वजह से हो रहा है, इसका मतलब स्प्रेडर की कोई खास बात है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले स्प्रेडर के पॉइंट्स लिखने हैं। साइज ऑफ द स्प्रेडर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना है मटेरियल ऑफ द स्प्रेडर, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना है आपने अमाउंट ऑफ डेंटिन रिमूव्ड फ्रॉम द कनाल,
अमाउंट ऑफ डेंटिन रिमूव्ड, और चौथा पॉइंट लिखना है आपने फोर्स कितनी अप्लाई की है, फोर्स अप्लाइड। ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि वर्टिकल रूट फ्रैक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं मटेरियल ऑफ द स्प्रेडर। स्प्रेडर सॉफ्ट मटेरियल से भी बने हुए हो सकते हैं, यानी कि निकल टाइटेनियम के भी बने हुए हो सकते हैं, और स्टिफ मटेरियल से भी बने हुए हो सकते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील के। ठीक है, दो तरह के होते हैं। हैंड स्प्रेडर होते हैं जो कि आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बड़े से होते थे और उनको उनको हैंड से प्लेस किया जाता था। फिंगर स्प्रेडर को फिंगर से प्लेस किया जाता है। ठीक है, हैंड स्प्रेडर और फिंगर स्प्रेडर। स्प्रेडर भी उन्हीं साइजेस में आते हैं जिन साइज में फाइल्स आती हैं, यानी कि 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55 की फाइल होती है, 60, 70, 80, 90 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट के उसके बाद आपने ये स्प्रेडर अगर नाइटाई का बना हुआ होगा तो डिक्रीज स्ट्रेस देगा, फ्लेक्सिबल होगा और पेनिट्रेट भी डीपर इन द कनाल करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कंडेंसेशन फोर्सेस उस पर पड़ेंगी, उसी हिसाब से करेगा। ठीक है जी, तो हमने बात कर ली है। अच्छा, इसके अलावा मसला क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है लैटरल कंडेंसेशन टेक्निक का, कि लैटरल कंडेंसेशन टेक्निक में हमने बता दिया आपको कि होमोजीनस मास नहीं बन रहा। ठीक है, और एक्सेसरी और मास्टर कोन्स जो हैं वो आपस में चिपकी नहीं रहती और वो डीलैमिनेटेड रहती हैं, यानी कि अलग हो सकती हैं। सीलर की बेसिस पे वो जुड़ी हुई होती हैं। कंडेंस जब आप कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक होमोजीनस मास बन जाए। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने सब कुछ ये कर लिया है तो फिर मैंने आपको बताया था कि गटा पर्चा को आपने रिमूव करना है, गटा पर्चा रिमूवल। तो गटा पर्चा रिमूवल का मैंने क्या बताया था, दो बातें बताई थी, एंटीरियर में अलग और पोस्टीरियर में अलग। एंटीरियर में एट द लेवल ऑफ द सीजे, एट द लेवल ऑफ सीजे, और पोस्टीरियर में किधर था, कितना कहां पे प्लेस करना था हमने, कहां पे जीपी को शेयर ऑफ करना था? पोस्टीरियर में कहां पे जीपी को शेयर 1 ऑफ mm, करेंगे? 1 mm below the orifice. जबरदस्त जबरदस्त, चीता आ गया भाई। 1 mm बिलो, जबरदस्त, 1 mm बिलो। ठीक है जी, 1 mm बिलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लैटरल कंडेंसेशन का टॉपिक एंड किया है। जस्ट अ मिनट, आई नीड टू हैव सम वाटर। डॉक्टर मोहसिन, ये 1 mm अबव सीजे नहीं बनता पोस्टीरियर्स में? नहीं उसमें ये होता है कि पोस्टीरियर्स में ना ऑरिफिस लेवल आप से नीचे 1 mm लेके जाते हैं, बिलो दी ऑरिफिस रखते हैं। जो सीमेंटो एनामल जंक्शन है ना, वो एंटीरियर में रखते हैं। मतलब अगर आप लेट्स सपोज मेडिसिन भी डालते हैं या अगर आप कोई जीपी भी डालते हैं तो उसको सीईजे से नीचे ही रखते हैं ताकि डिस्कलरेशन ना हो। एंटीरियर में एस्थेटिक्स का इश्यू होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें हम सीजे से थोड़ा ऊपर नहीं रखते पोस्टीरियर्स में? अच्छा जी, ये बात चल रही है कि पोस्टीरियर में सीजे से ऊपर नहीं रखते, नहीं, पोस्टीरियर में आप बिलो द सीजे रखते हैं और एंटीरियर में एट द लेवल ऑफ द सीजे रखते हैं आपके। ये क्यों करते हैं? पोस्टीरियर्स में आपको जो है वो जो आपके क्या कहते हैं उनको, जो आपकी कनाल ऑरिफिसेस होते हैं, वो कनाल ऑरिफिसेस को आपने
कनाल ऑरिफिसेस के बिलो रखने का फायदा ये है कि जो भी आपका ऑब्जर्वेशन, जो भी आपका कोर बिल्डअप मटेरियल होगा, जो भी आपकी सील होगी, वो परमानेंट रहेगी। एंटीरियर में इस तरह का इशू नहीं होता, क्योंकि एंटीरियर में ऑलरेडी एक सर्वाइकल एरिया पे आपके पास कंस्ट्रक्शन होती है, और आप एट द लेवल ऑफ द सीजे अगर उसको शेयर ऑफ कर दें तो इट इज इनफ। लेकिन पोस्टीरियर्स में आपको करना पड़ता है बिलो द सीजे। और दूसरी बात यह है कि पोस्टीरियर्स में इन केसेस में जहां पे आपके पास ऑलरेडी टूथ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है, उन जगहों पे आप 1 मिलीमीटर लाजमी करते हैं, क्योंकि अगर आपका कोर बिल्डअप मटेरियल डिसलॉज हो गया है तो फिर आपको वो जो 1 मिलीमीटर बिलो द आपने लेवल ऑफ द ऑरिफिस किया हुआ था वो बचा लेता है। लेकिन एंटीरियर्स में इस तरह का इशू ज्यादातर होता नहीं है कि आपको जो है वो करना पड़े, क्योंकि एंटीरियर में आपके पास सिंगुलम होता है और सिंगुलम अच्छी खासी डेंटिन रख रहा होता है अपने पास। पोस्टीरियर में भी इसी तरह सर्वाइकल एरिया पे डेंटिन खासी मौजूद होती है, लेकिन एंटीरियर में खास तौर पे एट द लेवल ऑफ द सीजे करने में ये फायदा है। ठीक है, और अगर आप एंटीरियर में बिलो द सीजे भी, बिलो द ऑरिफिस लेवल भी कर देते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एट द लेवल ऑफ द सीजे तो आपने करना ही करना है। ठीक है, अबव द लेवल ऑफ द सीजे आपने नहीं शेयर ऑफ करना, क्योंकि वहां पे अगर आपने अबव द लेवल ऑफ द सीजे कर लिया तो पिंक जीपी जो है वो वक्त के साथ साथ विद द कोर बिल्डअप मटेरियल, लेट्स सपोज कोर बिल्डअप मटेरियल आपने कंपोजिट यूज किया है या ग्लास आयनोमा सीमेंट यूज किया, तो ग्लास आयनोमा सीमेंट में एक ये होता है कि वक्त के साथ साथ ग्लास आयनोमा सीमेंट येलोइश टिंज पकड़ता रहता है। तो अगर आपने ग्लास आयनोमा सीमेंट यूज किया है तो वो येलोइश डिस्कलरेशन भी दे देता है। तो इट इज आइडियली बेटर कि आप रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीमेंट करें, थोड़ा सा यूज करें एज अ सीलर, रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोमा सीलर यूज करें और उसके ऊपर आप कंपोजिट रेस्टोरेशन कर दें। ठीक है, आपने मेजॉरिटी केसेस देखे होंगे जब आपके पास आते हैं और रूट कनाल हुए हुए होते हैं और एंटीरियर में आपको डिस्कलरेशन नजर आ रही होती है, तो जब आप खोलकर देखते हैं तो आपको नजर आता है कि जो आपने जीपी और जो भी जिस डेंटिस्ट ने पहले काम किया था उसने जीपी और सीलर को अच्छी तरीके से शेयर ऑफ, क्लीन शेयर ऑफ नहीं किया था। जब क्लीन शेयर ऑफ नहीं होगा तो वो उसमें अगर फर्रे निकले हुए होंगे जीपी के ऊपर और क्लीन शेयर ऑफ नहीं हुआ हुआ होगा, फ्लैट शेयर ऑफ नहीं हुआ हुआ होगा, तो विद टाइम वो जीपी इनोक्यूलेट हो जाएगी विद द बैक्टीरिया। ठीक है, और वो बैक्टीरिया से इनोक्यूलेट होकर वो ब्लैक हो जाएगा और डिस्कलर करना शुरू कर देगा। या कोई भी सीजे के लेवल पे अगर सीमेंटो एनामल जंक्शन जो है वो सीजे के लेवल पे 3 तरह के सीमेंटो एनामल जंक्शन होते हैं। एक तरह का होता है जिसमें आपका एनामल ओवरलैप नहीं कर रहा होता, बीच में डेंटिन खाली होती है। तो अगर डेंटिन के थ्रू, डेंटिनल फ्लूइड के थ्रू, जिंजिवल क्रेविकुलर फ्लूइड के थ्रू कोई भी अंदर मटेरियल, कोई भी अंदर फ्लूइड लीच आउट हो रहा है, दांत के अंदर आ रहा है, तो वो सीजे के लेवल पे आएगा। तो अगर आपने शेयर ऑफ सीजे के लेवल से ऊपर किया हुआ है तो वो मटेरियल, उसको जगह मिल जाएगी पेनिट्रेट करने की। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सीजे के लेवल पे ही शेयर ऑफ करें। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है, और याद रखें जब भी शेयर ऑफ करें, शेयर ऑफ करने में अच्छा खासा टाइम लें। अगर आपके सिस्टम भी मौजूद नहीं है, आप नॉर्मली स्प्रेडर से शेयर ऑफ करते हैं, तो स्प्रेडर कह रहा हूँ, कंडेंसर से शेयर ऑफ करते हैं तो कंडेंसर आपका लंबा, इतना लंबा होना चाहिए कि सीजे के लेवल पर अच्छी तरह से कंडेंस करे। ठीक है, दूसरा बहुत आसान मेथड है और मेरा एक सिग्नेचर काइंड ऑफ कह लें आप, मैं इसी तरह ही करता हूँ। मैं शेयर ऑफ नॉर्मली करने के बाद, कंडेंसर के बाद, मैं एंडोजी बर, जो नॉन कटिंग बर होता है, वो लेकर जाता हूँ। नॉन कटिंग बर को लेकर जाकर हाई स्पीड हैंड पीस में लगा के उसको जब मैं जीपी के ऊपर रखता हूं तो वो जीपी, चूंकि वो नॉन कटिंग होती है तो डेंटिन तो कट नहीं करेगी, क्योंकि वो एरिया बड़ा ही हसास एरिया, वहां पे आप डेंटिन नहीं कट कर सकते, परफोरेशन हो सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ बर को लेकर जाके वो जीपी के ऊपर आप रखते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है। और एंटीरियर्स में तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक राउंड बर ले लें और राउंड बर को हल्का सा जीपी के ऊपर लगाएं, बगैर पानी के चलाएं आप। ठीक है, और आप बहुत ही एहतियात से लूप्स पहने हुए हों या माइक्रोस्कोप में काम कर रहे हो ताकि इधर उधर ना लगे। ठीक है, आई होप जितने भी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो इनडायरेक्ट विजन में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट विजन में ही देखते हुए सिर्फ जीपी के ऊपर लगाना है, आपने बगैर देखे नहीं लगाना है बर को, खास तौर पे शेयर ऑफ करते हुए, क्योंकि शेयर ऑफ करना आइडियली स्प्रेडर कोई ऐसे नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट से चाहिए। लेकिन अगर आप कटिंग इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, तो आपको बहुत प्रिसाइज होना। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई पॉइंट रह गया मोहसिन? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आ जाएं
वार्म, ठीक है, वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन, ठीक है जी, वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन। अच्छा जी, वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन में क्या है, वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन को, और दूसरी कौन सी है, कंटिन्यूअस वेव ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन है और कंटिन्यूअस वेव ऑफ कंडेंसेशन है। वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन जो इंट्रोड्यूस करवाई थी वो शिल्डर ने करवाई, जिसके आपको प्लगर्स आजकल मिलते हैं, शिल्डर प्लगर्स मिलते हैं। और अगर शिल्डर प्लगर्स किसी को नहीं पता क्या होते हैं, तो शिल्डर प्लगर्स अभी पता चल जाएगा वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन पढ़ते हुए कि 8.5 नंबर से 8.5 नंबर से 12 नंबर तक ये प्लगर मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर आपको कराची में चाहिए शिल्डर प्लगर, तो शिल्डर प्लगर ओरिजिनल लेने जाएंगे तो एक प्लगर 10,000 रुपए का है। और अगर कराची में चाहिए तो फरहान प्राइम डेंटल से रब्ता करें, और फरहान प्राइम डेंटल के पास एडवांस वालों के बने हुए हैं, और वो 3 साइजेस में हैं, 0.5, 0.7 और 0.9। यानी कि 8.5 से 12 तक जो शुरू होता है ना, ये 0.4 मिलीमीटर टिप डायमीटर से शुरू होता है। यानी कि जो प्लगर होगा उसकी टिप 0.4 मिलीमीटर की होगी। तो जो हमने बनवाए हुए हैं एडवांस वालों से, जो प्राइम डेंटल के पास हैं, वो शिल्डर प्लगर देकर ही बनवाए हुए हैं। ठीक है, तो हमने 3 साइजेस में बनवाए हुए हैं, 0.5, 0.7 और 0.9। ठीक है, तो आपको उधर से मिल जाएंगे। अच्छा, वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन का सबसे पहले एक आइडिया सुन लें। लैटरल कंडेंसेशन में इशू क्या हो रहा था कि लैटरल कंडेंसेशन में यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली मेक अ होमोजीनस मास। तो करा क्या कि वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन इंट्रोड्यूस कर दी कि आपको एक होमोजीनस मास मिल जाए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एक ओवरव्यू दे दूंगा वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन का, फिर किताब में जिस तरह स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है वैसे हम चलेंगे। वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन में सबसे पहले आप करते क्या है कि आप मास्टर कोन लेते हैं, कनाल उसी तरह प्रिपेयर हुई है, आपने मास्टर कोन लिया, आपने मास्टर कोन लेने के बाद मास्टर कोन को आपने प्लेस किया कनाल के अंदर। ठीक है, और मास्टर कोन को आपने अब सब इस तरह फॉलो करें, ये कनाल है। ठीक है, आपने इसके अंदर मास्टर कोन को प्लेस कर दिया। ठीक है, मास्टर कोन को जो आपने प्लेस किया है वो समझें आपने मास्टर कोन को 2 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ द एपेक्स प्लेस किया है। कितना? 2 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ एपेक्स आपने मास्टर कोन को प्लेस कर दिया। ठीक है, और मास्टर कोन को प्लेस करने के बाद आपने रेडियोग्राफ ले लिया और चेक कर लिया कि आप 2 मिलीमीटर शॉर्ट हो के नहीं। ठीक है, अब आपने 2 मिलीमीटर शॉर्ट करने के बाद, प्लेस करने के बाद, उसको रेडियोग्राफ से चेक करने के बाद निकाल दिया। उसके बाद सीलर अप्लाई किया, और सीलर अप्लाई करने के बाद आपने इसको जीपी को दोबारा प्लेस कर दिया। ठीक है, अब जीपी को दोबारा प्लेस करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप इसके अंदर आप डालेंगे शिल्डर प्लगर, हीट करेंगे शिल्डर प्लगर को, और शिल्डर प्लगर को हीट करके डालेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो शिल्डर प्लगर जो भी आप यूज करें, वो शिल्डर प्लगर इस लेवल पे, लास्ट 4 मिलीमीटर के लेवल पे हाइड्रोलिक फोर्स अप्लाई करे। यानी कि जब शिल्डर प्लगर प्रेस करे तो वाकई जीपी नीचे कंडेंस हो, और जीपी इस लेवल पे कंडेंस हो कि ये जो 2 मिलीमीटर शॉर्ट है ये 2 मिलीमीटर लेंथ पे पहुंच जाए। याद रखें, जब भी आप कोई भी हीटेड इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जीपी पे, तो वो हीटेड इंस्ट्रूमेंट नियरली 2 मिलीमीटर पेनिट्रेट करता है, यानी कि 2 मिलीमीटर आगे बढ़ जाती है जीपी आपकी। जब भी 2 मिलीमीटर यहाँ पे शॉर्ट रखा है, तो आपने एट द लेवल ऑफ द यहाँ पे 3 मिलीमीटर शॉर्ट, वैसे ही आपने जीपी को 2 मिलीमीटर शॉर्ट रखा हुआ है, और 3 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ द एपेक्स आप कंडेंसर यूज करेंगे, हीटेड कंडेंसर डालेंगे और आप इसको पुश करेंगे। एक स्टेप मैंने मिस कर दिया है, हीटेड कंडेंसर डालने से पहले आप करेंगे ये कि कोरोनल एरिया की जीपी रिमूव कर लेंगे। यहां तक जीपी लेट सपोज आपने रिमूव कर ली, ये सारी जीपी आपने रिमूव कर ली। ठीक है, आपने ये सारी आपने समझे कि आपकी जीपी अब रह गई है इतनी, आपकी जीपी कितनी रह गई है? इतनी जीपी रह गई है आपकी। आपने सारी एक्स्ट्रा जीपी कोरोनल एरिया से रिमूव कर ली। अब आप हीटेड प्लगर डालेंगे, और प्लगर को आपने हीटेड प्लगर को 3 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ द एपेक्स डालेंगे,
और आप उसको पुश करेंगे, ठीक है, और पुश करेंगे और वही प्लगर डालेंगे जो कि साइज में मैच कर रहा होगा इस एरिया में, ठीक है। पहले प्लगर डाल के चेक कर लेंगे, जीपी डाल के प्लगर पहले फिट चेक कर लेंगे प्लगर की, उसके बाद आप प्लगर को डालेंगे और प्लगर को डालने के बाद आप उसको पुश करेंगे। उसको पुश करने के बाद आप तब तक पुश करेंगे जब तक वर्किंग लेंथ अचीव हो जाएगी और फिर आप रेडियोग्राफ करेंगे, ठीक है। ये रेडियोग्राफ करने के बाद जब आप मुतमईन हो गए कि आपने वर्किंग लेंथ को अचीव कर लिया है, जीपी रिमूव कैसे करेंगे प्लेस करने से पहले। देखें, जब आपने पूरी जीपी प्लेस कर दी उसके बाद आपने कोरोनल जीपी निकाल दी, ठीक है। ये कोरोनल जीपी स्टेप 1 क्या है, पूरी जीपी प्लेस कर दी, फिर कोरोनल जीपी रिमूव कर दी। अब आपकी सिर्फ एपिकल एरिया में जीपी रह गई है। अब इस एपिकल एरिया में जो जीपी है आपको उसको कंडेंस करना है ताकि वो पूरी ऐसे फैल जाए, ठीक है, ऐसे एपिकल एरिया में पूरी फैल जाए, कंडेंस करके एपिकल एरिया में फैल जाए। जाहिर सी बात है लेवल नीचे आ जाएगा उसको, और इस लेवल पे लेट सपोज मैं ब्लैक पेन से बता देता हूँ, इस लेवल पे पूरी जीपी कंडेंस हो जाएगी और ये जीपी यहाँ पे खाली हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं रेड पेन से जो बना रहा हूँ ये अब जीपी ये हो गई, ठीक है, ये इस एरिया में सारी जीपी आपकी कंडेंस हो गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको पीछे भी कनाल को फिल करना है, तो आपने जीपी के टुकड़े लेंगे आप, ठीक है। जीपी के टुकड़े यानी कि नॉर्मल जो आपकी जीपी होती है वो जीपी के पीसेस करे हुए होंगे, और जीपी के पीसेस को आप कनाल के अंदर डालेंगे और कनाल को अंदर जीपी के पीसेस को डालने के बाद उसको हीट करेंगे ताकि वो सॉफ्टन हो जाए। जब वो सॉफ्टन हो जाएगा तो शिल्डर प्लगर की मदद से मजीद कंडेंस करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने जीपी के टुकड़े डाले, पहले जीपी के ये टुकड़े है लेट्स सपोज, ठीक है, जीपी के टुकड़े डाले और फिर आपने दोबारा हीटेड इंस्ट्रूमेंट डाला, और हीटेड इंस्ट्रूमेंट डालने के बाद जब ये सारा हीट हो गया तो आपने हीट को बंद कर दिया, या हीट को आपने करने के बाद आपने निकाल लिया। उसके बाद फिर आप शिल्डर प्लगर डालेंगे, ठंडा शिल्डर प्लगर डालेंगे और इस सारे एरिया को कंडेंस कर लेंगे। तो जब सारे एरिया को कंडेंस कर लेंगे तो अब ये हो गया इस तरह। तो ये सारा प्रोसीजर शिल्डर प्लगर से ही होगा? सारा प्रोसीजर शिल्डर प्लगर से ही होगा, ठीक है। सिस्टम बी सोर्स या टच एंड हीट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं इसमें। वो क्या होते हैं, वो हीट करते हैं, यानी कि जीपी जो आप डाल रहे हैं, जीपी के जो कुतरियां डाल रहे हैं, जीपी के जो आप पीसेस डाल रहे हैं या बिट्स एंड पीसेस ऑफ जीपी डाल रहे हैं, उनको हीट करने के लिए आप सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडेंसेशन जो है ना वो शिल्डर प्लगर से ही होगी, ठीक है। इसमें कन्वेंशनल जीपी ही यूज होते हैं? कन्वेंशनल जीपी भी यूज कर सकते हैं, मैं आगे आ रहा हूँ, सुने आहिस्ता आहिस्ता करके आगे आ रहा हूँ, ठीक है। ये शिल्डर की क्लासिक टेक्निक थी, ठीक है, कि जीपी के छोटे छोटे पीसेस डाल के उसको वार्म वर्टिकल कंडेंसेशन यानी कि वर्टिकली कंडेंस किया जाता था और उसको ऊपर लेकर आया जाता था। यहां तक बात समझ में आ गई? इस टेक्निक की एक छोटी सी मॉडिफिकेशन हुई जब हमारे पास बैकफिल के लिए मशीन्स आ गई, लाइक एलिमेंट्स, लाइक ऑप्चुरा 2, लाइक ऑप्चुरा 3, लाइक आपका हॉट शॉट, ये सारे सिस्टम आ गए जो कि अल्फा फॉर्म ऑफ जीपी को, जीपी पैलेट के फॉर्म में जो जीपी यूज करते हैं उसको वो डालते थे कनाल के अंदर थ्रू डिफरेंट टिप्स। वो माइन्यूट टिप्स होती थी जो नीचे पहुंच जाती थी और उनसे जीपी को ऊपर भरा जाता था। लेट सपोज अब मैं जो बता रहा हूँ वो समझे कि मैं सिस्टम बी से बता रहा हूँ। तो लेट सपोज ये जीपी डाल रही है, ठीक है, ये कंडेंस, ये लिक्विड फॉर्म में जीपी डली, ठीक है। अब जब लिक्विड फॉर्म में जीपी डल जाती थी तो उसको मजीद कंडेंस किया जाता था, किस चीज से? शिल्डर प्लगर से। ये बैकफिल हो रहा है, फिर थोड़ी और जीपी डाली जाती थी और फिर कंडेंस किया जाता था, ठीक है। कंडेंस करते 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 ये पूरा कंडेंसेबल मास जो है वो कंडेंस हो जाता था और कनाल ऊपर तक फिल हो जाती थी। और से सुन रहे हैं सब? ये इस तरह कंडेंस करते करते ऊपर तक ले आते थे। या आप जीपी के पीसेस को यूज कर सकते हैं या बैकफिल कर सकते हैं, लेकिन बैकफिल में कितना बैकफिल करना है? थोड़ा थोड़ा बैकफिल करना है।
थोड़ा सा बैकफिल किया फिर कंडेंस किया, थोड़ा सा बैकफिल किया फिर कंडेंस किया, ठीक है। तो ये प्रोसीजर फॉलो करा शिल्डर ने, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। दो चीजें यूज हो रही हैं, प्लगर्स और हीट सोर्स। शिल्डर प्लगर्स यूज हो रहे हैं और हीट सोर्स यूज हो रहे हैं। सिर्फ प्लगर्स भी यूज कर सकते हैं और सिर्फ प्लगर्स भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के आप दो सेट ऑफ प्लगर्स ले लें, एक सेट को हीट करें और एक सेट को कोल्ड यूज करें, ठीक है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू प्लगर्स भी हो सकती है। पुराने जमाने में यही होता था कि प्लगर्स के थ्रू ही ट्रांसफर ऑफ हीट होती थी, लेकिन प्लगर्स के थ्रू ट्रांसफर ऑफ हीट थोड़ी सी डेंजरस है। वो यूं कि 10 डिग्री आपको राइज अगर हो जाए पीडीएल का, यानी कि 37 डिग्री से 47 डिग्री हो जाए, तो पीडीएल डी नेचर करना शुरू कर देता है। तो इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था हीट जनरेशन का, और हीट को लिमिट करने का कोई जनरेशन नहीं था। आप अगर स्प्रिट लैंप पे गर्म कर रहे हैं या आप उसको हनाओ टॉर्च से गर्म कर रहे हैं अपने उसको, तो आपको वो हीट पता नहीं है कि किस हीट पे गर्म हो रहा है वो, और वो हीट कितनी देर तक उस पर रहती है, और क्या वो पीडीएल को खराब पीडीएल को डीनेचर कर सकती है, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकती है कि नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आपने सबसे पहले मास्टर कोन को 1 to 2 मिलीमीटर शॉर्ट रखा, ठीक है। उसके बाद आपने रेडियोग्राफ ले लिया, चेक कर लिया, ठीक है। सीलर अप्लाई किया और सीलर अप्लाई करके आपने मास्टर कोन को फिट कर दिया, और मास्टर कोन को फिट करने के बाद कोरोनल पोर्शन को रिमूव कर लिया, ठीक है। कोरोनल पोर्शन को रिमूव कर लिया, और किसी भी चीज से कोरोनल पोर्शन को रिमूव कर सकते हैं। किताब कहती है आप कोरोनल पोर्शन को स्प्रेडर से भी यूज कर सकते हैं, आप उसको जो है वो सिस्टम बी से भी रिमूव कर सकते हैं, आप उसको यही